नमस्कार। संधि पाठ्यक्रम के अंतिम सप्ताह के तृतीय व्याख्यान में आपका स्वागत है। यह समग्र संधि पाठ्यक्रम का 62वां व्याख्यान है, अर्थात लेक्चर नंबर 62 ये है। और आज के दिन हम स्वर संधि का पुनरावलोकन करेंगे। स्वर संधि का जो पुनरावलोकन होगा, अर्थात स्वर संधि का जो पुनः अवलोकन हम करेंगे, उसमें हम वर्ण परिवर्तन वाली संधि को देखेंगे और उसके साथ साथ प्रगृह्य संधि विधायक जो सूत्र हैं उनको लेकर चर्चा करेंगे। जैसा कि स्लाइड में आप पाठ्य विषय देख सकते हैं। अब बारी आती है संधि की। संधि पे जाने से पूर्व एक विषय है जो कि अभ्यास में हमने देखा है और उसके साथ साथ हमने पाठ्यक्रम में भी देखा है कि स्वर संधि के प्रसंग में दो प्रकार के सूत्र हमें मिले थे। एक जिनमें संधि होती है और एक जिनमें प्रकृतिभाव हो जाता है, अर्थात यथावत स्थिति हो जाती है। अब ये प्रकृतिभाव क्यों था, इस विषय में हम चर्चा कर चुके हैं, परंतु अभी के लिए विषय ये है कि समग्र रूप से अगर हम देखना चाहें तो स्वर संधि के जो सूत्र हैं उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक जिनमें संधि होती है, अर्थात वर्ण विकार होता है, अर्थात वर्ण में परिवर्तन होता है, और एक जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसा है वैसा ही रह जाता है, उसे ही प्रकृतिभाव कहते हैं। तो जो प्रथम प्रकार हुआ, अर्थात जहाँ पर वर्ण में परिवर्तन आता है उसके अलग अलग प्रकार, अर्थात स्थानीय में परिवर्तन, निमित्त में परिवर्तन, स्थानीय निमित्त दोनों में परिवर्तन, स्थान में विलीन होना या निमित्त में विलीन होना, ये सब प्रसंग है। तो इन सब प्रसंगों को एक बार पुनः दृष्टि करते हुए आज के व्याख्यान को संपन्न करेंगे। सबसे पहले जो संधि हमने देखी थी वो था स्थानीय परिवर्तन वाली संधि, जिसमें यण और अयादि का प्रसंग आया था। यण संधि, इक के स्थान पर यण आदेश हो जा रहा था जब अच बाद में रह रहा था। जैसे सुधी उपास्य है, सुधी में जो ई है उस ई को य आदेश हो गया। अब यहाँ पे प्रश्न यह है कि सुधी के ई को य आदेश हुआ, सुधी में जो ऊ है उसे भी तो यण आदेश कर सकते हैं। तो कारण यह है कि अव्यवहित पर और पूर्वत्व नहीं है। अब इसके पीछे हम लोगों ने तस्मान्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र को देखा था, जिस सूत्र के प्रसंग के द्वारा हमें यह पता चला था कि जहाँ पर अच होगा उसके ठीक पूर्व ही संधि इत्यादि कार्य सर्वप्रथम होंगे। तो इस प्रकार से सुधी उपास्य शुद्धि उपास्य बन जाता है। अब ये जो शुद्धि उपास्य बनता है, इस शुद्धि उपास्य में जो विषय थे उन पर चर्चा हम कर चुके हैं, परंतु आज पुनः अवलोकन में शुद्धि उपास्य बना तो इक्को यण हुआ, ये हमारा जानने का प्रसंग है। तो इक्को यणचि सूत्र इक के स्थान पर यण कर देता है अच निमित्त बाद रहने पर, और यहाँ पर जो परिवर्तन हुआ वो स्थानीय में हुआ, इसीलिए इसको स्थानीय परिवर्तन वाली संधि के अंतर्गत हम लोगों ने रखा। इसके बाद जो द्वितीय संधि हमको प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है अयादि, और अयादि संधि विधायक सूत्र है एचो यवा यावह। यहाँ पर एच के बाद अगर अच अर्थात स्वर आ जाता है तो उस एच को अयवा यावह आदेश हो जाता है, अर्थात अय अव आय आव आदेश हो जाता है। तो ए ओ और ऐ औ, तो इसे अय अव और आय आव आदेश हो जाता है। और जैसा कि यण संधि के प्रसंग में हम जानते हैं कि यहाँ पर सदैव उच्चारण स्थान का ध्यान रखा जाता है। जैसे ई को य हुआ, क्योंकि दोनों का उच्चारण स्थान तालु समान है, इसलिए ई को य हुआ, ऊ को व और इत्यादि इत्यादि स्थितियाँ हमें यहाँ पर दिखी थी। किंतु यहाँ पर ए को अय, ओ को आव, ऐ को आय और औ को आव आदेश जो हुआ उसके पीछे क्या कारण है? तो उसके पीछे कारण है यथासंख्यम अनुदेशः समानाम, अर्थात यथासंख्यम अनुदेशः समानाम ये सूत्र कहता है कि जहाँ पर स्थानीय और आदेश बराबर संख्या में हो तो वहाँ क्रम से ही आदेश का क्रम लगेगा। जैसे ए ऐ ओ औ, तो ए ऐ ओ औ ये चार स्थानीय हैं, तो अय अव आय आव ये चार आदेश हो गए। तो जहाँ यण संधि में हमने स्थानेन्तरतमः को देखा था, वहीं एचो यवायावह अर्थात अयादि संधि में हमने यथासंख्यम अनुदेशः समानाम को देखा, जिसके द्वारा किस स्थानीय के स्थान पर कौन सा आदेश होगा ये हमें ज्ञात हुआ। अस्तु, इसके बाद अब आता है प्रसंग स्थानीय और निमित्त उभय परिवर्तन वाली संधियां, अर्थात जहां स्थानीय और निमित्त दोनों में परिवर्तन हो जाता हो। उसमें प्रथम संधि है वो है गुण संधि। गुण संधि में अ के बाद अगर अच आ जाता है अर्थात स्वर आ जाता है, परंतु कालांतर में हमने देखा था कि इस स्वर में खाली इक में ही
गुण संधि का विधान हमें दिखता है। बाकी कहीं ना कहीं या तो उसका अपवाद हो जाता है, या तो उसका बाद हो जाता है, या तो उसकी स्थिति नहीं आती, इत्यादि इत्यादि प्रसंग होता है जो हम देख चुके हैं। अस्तु, तो गुण संधि का जो प्रसंग है वो कहता है कि अ के बाद, अब यहाँ पे अ से तात्पर्य अ आ दोनों आ जाएंगे। क्यों? इसको हम प्रथम सप्ताह में देख चुके हैं। तो अ के बाद अगर अच अर्थात स्वर आ जाता है तो उन दोनों को गुण एकादेश हो जाता है। जैसे उप इंद्र, तो उप इंद्र बन गया था। उपेन्द्र, महेंद्र, गजेंद्र, महोत्सव, गंगोत्सव इत्यादि इत्यादि विषय हमने देखे थे। और इसी प्रसंग में हम लोगों ने उरण रपरह सूत्र को भी देखा था, जो री के स्थान पर अर आदेश कर रहा था, जैसे ब्रह्मर्षि ब्रह्मर्षि। तो इस प्रसंग को भी हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि जब भी अण अर्थात अ ई उ वाली स्थिति रहेगी, अर्थात री अगर आ गया और खाली अ आदेश हो रहा है तो उसके साथ र लग जाएगा, और अगर री आ गया तो जब भी अ ई उ आ रहा है तो उसके साथ ल लग जाएगा। इस विषय को हम उरण रपर हमें देख चुके हैं। अस्तु, इसके बाद अब विषय आता है वृद्धि संधि का। वृद्धि संधि विधायक सूत्र है वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि क्या कहता है कि अ के पश्चात अगर एच आ जाए, एच अर्थात सिर्फ 4 वर्ण ए ओ आई औ अगर आ जाए तो उन दोनों के स्थान पे वृद्धि एकादेश हो जाता है। जैसे कृष्ण एकत्वम, तो कृष्णैकत्वम बन गया। तो कृष्णैकत्वम में दोनों को अर्थात स्थानीय और निमित्त दोनों को लेकर के आदेश किया गया। और साथ ही साथ यह जो वृद्धि संधि है यह गुण संधि का अपवाद है। अब यहाँ पर अपवाद के साथ साथ हमें विप्रतिषेध परम कार्यम भी दिख जाता है, किंतु उसका प्रसंग नहीं है। किंतु एक बात की बात है, क्योंकि विप्रतिषेध परम कार्यम को ध्यान देना चाहिए, इस विषय पर हमने बात की थी। अस्तु, तो यह वृद्धि रेचि आदि गुण का अपवाद हो जाता है, अर्थात गुण संधि का अपवाद इस प्रकार से हो जाता है। इसके बाद जो तीसरा सूत्र या जो तीसरी संधि है जो स्थानीय और निमित्त उभय परिवर्तन करती है, वो है दीर्घ संधि। अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ आदेश करता है कि अक अर्थात अ उ री री के बाद अगर सवर्ण अर्थात उसी परिवार का, अर्थात वही अ ई उ री री उसी परिवार का अगर आ जाए तो वहाँ पर दीर्घ आदेश हो जाता है। अक में हमें अ ई उ री और री मिलता है, किंतु हम जानते हैं प्रथम सप्ताह के आधार पर और इससे पहले जो हमने पुनरावलोकन किया है उसमें भी इस प्रसंग को दिया गया है कि री का दीर्घ नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर दीर्घ में आ ई उ और री आदेश ही मिलते हैं, री नहीं मिलता। अस्तु, जैसे दैत्य अरिहि, दैत्य में भी अकार है, अरिहि में भी अकार है, तो दैत्यारिहि बन गया। इसी प्रकार से अलग अलग प्रसंग हमें प्राप्त हो रहे थे, जैसे नदीशः इत्यादि इत्यादि हमें विषय प्राप्त हुए थे। इसी विषय के दौरान हमने ये भी जाना था कि यह जो विषय है इसमें समझने की बात यह है कि विद्यालय, हम मानते हैं कि विद्यालय में दीर्घ संधि है, क्योंकि प्रायः यही देखा जाता है। क्योंकि विद्यालय में जो आलय है वो आंग से बना हुआ है, आंग उपसर्ग से, और वो जब मिला है तो ओमांग गोष्ठ के द्वारा पररूप होना चाहिए। इस प्रसंग को भी हमने देखा था, आपको स्मृति में होगा, तो उसका पुनः अवलोकन या पुनः स्मृति कराने के साथ ही साथ दीर्घ संधि का प्रसंग यहाँ पर संपन्न होता है। इसके बाद अब विषय आता है स्थानीय में विलीन होने वाली संधि का, जो है पूर्व रूप संधि। अब ये पूर्व रूप संधि विधायक सूत्र है एंग पदांतादति, जो कहता है कि पदांत एंग के पश्चात अगर अत अर्थात अ आ जाए। ध्यान देने की बात है कि अत में यहाँ पे त आया है, ये त जो है वो तपरस्तत्कालिस्य का सूत्र है, और तपरस्तत्कालिस्य सूत्र कहता है कि त का योग होने पर तात्परो या तः परो यस्मात्, अर्थात त अगर लग गया तो केवल उसी के भेद को लेंगे, बाकी भेदों को नहीं लेंगे, अर्थात अत का अर्थ हुआ केवल अ, ह्रस्व अ। अस्तु, तो सूत्र कहता है एंगः पदांतादति कि एंग के पश्चात अगर अ आ जाए तो पूर्व रूप हो जाएगा। जैसे हरे अव, हरे अव, अगर हम यहाँ पर देखें तो हरे अव को हरेव आदेश हो गया, अर्थात ये इसमें चला गया, इसमें विलीन हो गया, यह पूर्व रूप हो गया। और उसको समझने के लिए इसका और इसका वर्ण भी एक है। और जैसा कि हम लोगों ने प्रथम सप्ताह में यह बात की थी कि जिस तरह से यहाँ पे संधि के विषय को यहाँ पर बनाया गया है, उस विषय को आपको समझते हुए समझना होगा कि
जो रंग का जो अर्थात जो कलर कॉम्बिनेशन है उसे भी देखने की आवश्यकता है। उससे भी हमारे कई सारे जो डाउट हैं, जो संदेह हैं, वो दूर हो सकते हैं। जैसे पूर्व रूप, इसका नाम पूर्व रूप क्यों है? क्योंकि पूर्व का रूप हो जाता है, तो इसका भी वर्ण नील, इसका भी वर्ण नील हो गया है। अस्तु, अब इसके बाद जो बारी है वो आती है निमित्त में विलीन होने वाली संधि, और वो है पररूप संधि। पररूप संधि विधायक सूत्र है एंगी पररूपम। एंगी पररूपम सूत्र जो है वो कहता है कि यदि अकारांत उपसर्ग आ जाए, अर्थात ऐसा उपसर्ग जो अकारांत हो। अब उपसर्गा क्रिया योगे के प्रसंग में प्रादि जो 22 पद हैं उनकी उपसर्ग संज्ञा हो जाती है। इसी प्रसंग में हमने ये भी देखा था कि प्रादि जो है उसकी उपसर्ग संज्ञा, गति संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा इत्यादि कई संधियां भी होती हैं। यद्यपि संधि के प्रसंग में उसकी अभी आवश्यकता हमें नहीं है, तो अभी के लिए प्रादि अर्थात उपसर्ग जब क्रिया के योग में आ जाए, अर्थात क्रिया के साथ जब प्र इत्यादि लग जाए तो उसे उपसर्ग कहेंगे। अस्तु, तो अकारांत उपसर्ग अगर आ जाए, उसके बाद अगर एंगादि धातु हो, अर्थात ए या ओ से प्रारंभ होने वाली अगर धातु आ जाए तो वहाँ पर पररूप हो जाता है। पररूप होने का तात्पर्य है कि ये जो अकारांत उपसर्ग है ये इसमें विलीन हो जाएगा, इसमें विलीन हो जाएगा, तो बन जाएगा प्रेजते। इस प्रकार से 4 प्रसंग पूर्ण हो जाते हैं, अर्थात स्थानीय में परिवर्तन, निमित्त में परिवर्तन, स्थानीय निमित्त उभय परिवर्तन और स्थानीय में विलीन होना या अनिमित्त में विलीन होना। तो ये जितने भी प्रकार हैं यह प्रकार संपन्न हो जाते हैं। अब इसके बाद जो अंतिम प्रकार हमको संधि में प्राप्त होता है, अर्थात स्वर संधि में प्राप्त होता है, वो है प्रकृतिभाव का। तो प्रकृतिभाव होने के लिए 2 संज्ञाओं में से किसी भी एक संज्ञा का होना आवश्यक है, अर्थात या तो वो प्रगृह्य होगा या तो प्लुत होगा। अर्थात प्रगृह्य, इन चारों प्रकार की संधियों को देखने के पश्चात अब विषय आता है प्रकृतिभाव का। प्रकृतिभाव क्या है? तो प्रकृतिभाव एक स्थिति है जहां पर संधि नहीं होती, अर्थात वर्ण विकार नहीं होता, अर्थात जैसी स्थिति है वैसी ही स्थिति रह जाती है। किंतु चूंकि प्रकृतिभाव के कुछ अपवाद भी हैं, अर्थात आप प्रकृतिभाव कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, और जहां पर प्रकृतिभाव में अपवाद की स्थिति आती है वहां पर स्वर संधि हो जाती है। संभवतः इसी कारण प्रकृतिभाव को स्वर संधि के प्रकरण में रखा गया है। इस विषय को भी हमने देखा था। अस्तु, तो प्रकृतिभाव होने के लिए 2 संज्ञाओं में से कोई भी एक संज्ञा हो सकती है, एक है प्रगृह्य और एक है प्लुत। अर्थात यदि प्लुत हो गया तो वहां पर प्रकृतिभाव हो जाएगा, वहां पर संधि नहीं होगी, अर्थात वहां पर वर्ण विकार या वर्ण में परिवर्तन नहीं होगा। किंतु और इसी तरह से यदि प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी तभी प्रकृतिभाव हो जाएगा। अब प्रगृह्य संज्ञा होने के कई उपाय हैं, निपात हो सकता है, साक्षात प्रगृह्य संज्ञा हो सकती है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। अर्थात कहने का तात्पर्य या कहने का सार ये है कि प्रकृतिभाव अगर चाहिए तो उसके लिए 2 में से कोई एक शर्त है। क्या शर्त है? कि या तो वो प्रगृह्य संज्ञक हो या तो वो प्लुत संज्ञक हो। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं ये कहूँ कि हमें ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, हमें ग्रेजुएट होना है, ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, तो हमारे राष्ट्र में ग्रेजुएशन की डिग्री को प्राप्त करने के 2 तरीके हैं। एक तो है कि जब आप जाकर पढ़ाई करें, इन हाउस पढ़ाई करें, आप एडमिशन लें, आप रोज जाएं। दूसरा है डिस्टेंस लर्निंग करें। यद्यपि और भी बहुत सारे हैं पर मोटा मोटी 2 हैं, या तो आप जाकर पढ़ाई करिए, आप रेगुलर क्लासेस करिए, या तो आप डिस्टेंस से पढ़ाई करिए। परंतु इन दोनों के द्वारा अगर आप अपना पढ़ाई को पूरा करते हैं, अगर आप अपनी पढ़ाई संपन्न कर लेते हैं तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। तो उसी प्रकार से या तो प्रगृह्य हो जाए या तो प्लुत हो जाए। अगर इन दोनों में से कोई भी एक हो जाएगा तो वो प्रकृतिभाव हो जाएगा। अर्थात या तो डिस्टेंस से पढ़ाई कर लीजिए या तो जाकर के पढ़िए महाविद्यालय विश्वविद्यालय में, आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। उसी प्रकार की स्थिति यहाँ पर भी है। जैसा कि लोकाचार ही व्याकरण में आ गया है, इस विषय को हम लोगों ने बारंबार देखा है, तो वही विषय इस प्रसंग में भी आ जाता है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि प्रगृह्य संज्ञा अथवा प्लुत संज्ञा होना आवश्यक है प्रकृतिभाव होने के लिए। अब स्लाइड पे ध्यान देंगे तो हमको बाकी भी विषय स्पष्ट हो जाएंगे। प्रकृतिभाव होने के लिए प्लुत या प्रगृह्य संज्ञा होनी चाहिए, और इसका विधायक सूत्र अर्थात यह नियम बताने वाला सूत्र है प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम। तो सूत्र बताता है कि प्लुत या प्रगृह्य संज्ञा अगर हो जाए, उसके बाद अगर हमारे सामने स्वर आ जाता है तो वहाँ पर प्रकृतिभाव हो जाता है, अर्थात वहाँ पर संधि नहीं होती, जैसी स्थिति है वैसी ही रहती है, यथावत हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए प्लुत का उदाहरण अगर हम देखें तो आगच्छ कृष्णा अत्र गौश्चरति, तो कृष्णा यहाँ पर प्लुत हो गया, दूराद्धूति च, दूर से बुलाने के लिए। फिर उसके बाद अच स्वर आ गया,
तो यहाँ पर कृष्ण आगच्छ या कृष्ण अत्र जो भी कहें, यहाँ पर प्रकृतिभाव हो जाएगा, यहाँ पर संधि नहीं होगी। इसी प्रकार से प्रगृह्य, जैसे अहो यानी ये ओत अर्थात ओदंत निपात है, और ओदंत निपात के बाद चूंकि स्वर आ गया अहो ईशाह, अहो ईशाह, तो यहाँ पर भी प्रकृतिभाव हो गया अर्थात संधि नहीं हुई प्रगृह्य होने के कारण। वस्तुतः प्लुत संज्ञा विधायक अनेक सूत्र हैं अष्टाध्यायी में, किंतु लघु सिद्धांत कौमुदी में केवल हमें संधि प्रकरण में दूराधूते च का प्रसंग ही मिलता है। बाकी प्रसंग हमको संधि प्रकरण की स्थिति में देखने को नहीं मिलते, अर्थात जो हमारे पाठ्यक्रम का विषय है उसमें प्लुत संज्ञा विधायक सूत्र केवल दूराधूते च यही लिया गया है। इसके साथ जो प्रगृह्य संज्ञा विधायक सूत्र हैं उसमें 9 सूत्र हैं, जिनमें से 5 सूत्र हमारे संधि प्रकरण में हमें प्राप्त हो जाते हैं। ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, अदसो मात निपात एका जनांग, ओत संबुद्धौ शाकल्यस्येता वनार्षे, यह 5 सूत्र हमें प्राप्त हो जाते हैं। इनका प्रसंग या इनका पुनः अवलोकन आप स्वयं से करेंगे, क्योंकि यह जितने भी सूत्र हैं ये सारे के सारे सूत्र या तो प्रगृह्य संज्ञा का विधान करने के लिए बने हैं या तो प्लुत संज्ञा का विधान करने के लिए बने हैं। प्लुत के लिए केवल एक ही है, दूराधूते च, अर्थात स्वर संधि के प्रकरण में एक दूराधूते च को छोड़ दीजिए तो बाकी सारे के सारे प्रकृतिभाव वाले जो सूत्र हैं वो प्रगृह्य संज्ञा बनाने के काम में आते हैं, और प्रगृह्य संज्ञा बनाने के बाद वो अपने कार्य को लेकर के स्पष्ट कर देते हैं कि प्रगृह्य हो गया तो प्रकृतिभाव हो जाएगा। तो प्रगृह्य का अभ्यास स्वतः करके उनमें जहाँ पर विकल्प है उनका अभ्यास करके आप अपने स्वर संधि के प्रकरण को संपन्न कर सकते हैं। इसी के साथ स्वर संधि का यह पुनः अवलोकन पर्व यहीं पर समाप्त होता है। व्यंजन संधि के पर्व का अर्थात व्यंजन संधि के पुनः अवलोकन पर्व का प्रत्यक्ष होने से पहले के लिए, तब तक के लिए आप सभी को हार्दिक धन्यवाद।